मॉर्निंग गर्ल्स, बीए इंग्लिश लिटरेचर फाइनल ईयर। आज हम पढ़ेंगे हमारी पोयम द सी एंड द साइलार्क। ठीक है, द सी एंड द साइलार्क। इससे पहले हमने ये पढ़ ली है हमारी माई लास्ट डचेज। ओके, ये वाली आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है एंड ये आप पढ़ लेना अच्छे से इसको। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम जो है सी एंड द स्काईलार्क। सी मीन्स होता है समुद्र, स्काईलार्क जो है एक पक्षी है। ठीक है, ए बर्ड। ठीक है, पोएट है आपके जीएम हॉपिंग्स। ठीक है, कौन है इसके पोएट? आपके जीएम हॉपिंग्स। ठीक है, जीएम हॉपिंग्स ने ये पोएम लिखी है आपकी एंड इनका जो है बर्थ ईयर है 1844 एंड 1889। ठीक है, 1844 टू 1889 इनका बर्थ ईयर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ आपको पोएट के बारे में एंड उसके बाद में हम डायरेक्ट पोएम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेज के अंदर आप लोगों को पोएट का इंट्रोडक्शन बता दिया है, पोएम का इंट्रोडक्शन बता दिया है। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, इतनी सारी क्लासेज लेने के बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना ही नहीं चाह रहे होंगे। इसलिए मैंने अब ये डिसाइड किया है कि अब आपको पोएट का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको सेल्फ बनाना है और नोट्स मेरे को सेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं चेक करूँगी कि आपने किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन बनाया है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता दे रही हूँ जीएम हॉपिंग्स। ठीक है, जीएम हॉपिंग्स का फुल नेम था ग्रेटेड मैनली हॉपिंग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। ओके, तो ये आपकी पोएम है जीएम हॉपिंग्स, छोटी सी पोएम है और इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं इसमें। तो क्या है इंट्रोडक्शन में, आप जैसा कि देख पा रहे हो इसमें, तो गैरेड मैनली हॉपिंग्स, फुल नेम इज गैरेड मैनली हॉपिंग्स। ठीक है, फुल नेम आपको ध्यान में होना चाहिए। वॉज बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1884 में। ही वॉज एजुकेटेड एट, कहाँ पे हुई इनकी एजुकेशन? बैलोलिल कॉलेज, बैलोलिल कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैलोलिल कॉलेज में इनकी वो स्टडी हुई थी। ठीक है, ही वॉज द पपिल ऑफ द जॉवेट एंड पीटर। ठीक है, तो ये इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि शिक्षा बेलियन कॉलेज में हुई थी इनकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है। और किसके वो थे? शिष्य। पपिल मीन्स होता है शिष्य। ठीक है, इसका मीन्स होता है शिष्य। किसके? जॉवेट और पीटर के वो शिष्य थे। ठीक है, ब्रिजिस एंड डॉल्बेन वर अमोंग हिज फ्रेंड, और ब्रिजिस और डॉल्मेन जो थे वो उनके क्या थे? मित्र थे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, बस आपका जरूरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जरूरी आपका इनका फुल नेम है, टाइम है इनका एंड एजुकेशन कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है, आप किसी के इंट्रोडक्शन आप लेते हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यही होती है कि उनका जन्म कब हुआ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने स्टडी कहाँ से करी है और उन्होंने क्या अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं और उनके कौन कौन से उन्होंने अवार्ड प्राप्त करे। तो मेन जो चीज़ें होती है वो मेन यही होती है। ठीक है, ही वॉज डिसिपल of Pusey and Leyden after his conversion 1866 of the Church of whom the new man he entered the Jewish innovation। ये छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना आपको। he was poet much organizedly and skillful editor। अब हम देखते हैं इनके नंबर ऑफ शॉर्ट पोएम विच वर कलेक्टेड ऑफ हिज डेथ बाय रॉबर्ट ब्राइज हु पब्लिश्ड ए स्मॉल सिलेक्शन फ्रॉम द मेलिज पोएट्स एंड पोएट्री ऑफ द सेंटर। ठीक है, क्या है? पोएट्स ऑफ पोएट्री एंड द सेंटर। तो क्या बताया जा रहा है इसके अंदर कि उनकी जो कविताएं जो हुई थी वो उनमें प्रकाशित हुई थी। जो वो कविताओं के नाम जो हैं वो इसमें से एक, जैसे ये नाम आ रहा है आपके सामने, तो क्या कहा जाए, 1884 में हॉपिंग्स डेल्विन जो है, हॉपिंग्स डेल्विन जो है वो एक ग्रीक भाषा के विद्वान बने। उसके बाद में
ये आप छोड़ देना, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आगे हम देखते हैं इनके वर्क में, हम देखते हैं मेन वर्क्स इनके कौन कौन से हैं। मेन वर्क्स में आप इनके देख सकते हो, ये ले लो एक, द वर्क ऑफ द डस्टचाइल्ड, द वेंडोवर, ये हो गया। बाकी ये सब आप छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना है आपको। तो इसमें से आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके, इसमें से सिलेक्ट करके कुछ चीज़ें और आप इनके इंट्रोडक्शन बना सकते हो। एक ये आप देख सकते हो उनका, ये सीए अबाउट ये वाला, ठीक है। तो ये इनका हो गया। अब हम देखते हैं कविता का परिचय जो है, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये एक है सोनेट है। अब आप पूछोगे कि सोनेट क्या होता है, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि सोनेट क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को बताया ही नहीं गया है। पहले जो मेरी स्टूडेंट्स रही हुई हैं शायद उनको उसको पता होगा कि सोनेट क्या होती है। तो मैं चलो आपको पहले तो सोनेट क्लियर करती हूँ कि सोनेट होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले ओके, द सी एंड द साइलार्क क्या है, द सी एंड द स्काईलार्क इज ए सोनेट। अब यहाँ पे पूछा गया है, लिखा गया है कि ये एक सोनेट है। तो व्हाट इज सोनेट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोनेट होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता है कि सोनेट क्या होती है। सोनेट एक सोनेट होती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अब ध्यान से गौर कर लेना, क्योंकि मैं सिंपली शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगी यहाँ पे। एंड जिसको डिटेल में चाहिए वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ताकि मैं उसको पर्सनली समझा पाऊँ कि सोनेट क्या होती है। सोनेट होती है 2 टाइप की होती है, ठीक है। सोनेट जिसको बोलते हैं, एक कविता होती है, एक कविता, ये लो जी, पेन भी जवाब दे गया सुबह सुबह। ये बोल रहा है मैं भी नहीं करूँगा काम, कोई बात नहीं। ओके, तो कविता लिखने का एक तरीका होता है। मतलब कि जिस तरीके से हमने साहित्य को, लिटरेचर को हमने कई पार्ट में डिवाइड्स किए। हमारे पास थ्योरी होती है, किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो उनके कुछ तरीके होते हैं। एक तो हम साधारण लिखते हैं, एक हम डिजाइन से लिखते हैं, एक हम स्टेंजा वाइज स्टेंजा वाइज, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सोनेट क्या होती है, सोनेट होती है 14 लाइन्स की, 14 लाइन की एक पोयम होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या है, सोनेट जो होती है वो 14 लाइन, उसकी लाइनें आप काउंट करोगे तो जिस भी पोएम की लाइन 14 लाइन में है वो सोनेट है। बस ये आपको याद रखना है कि सोनेट क्या है। सोनेट 14 लाइन की पोएम, जो भी पोएम 14 लाइन में होती है वो सोनेट होती है। तो अब क्या है कि सोनेट 2 टाइप की होती है, ठीक है। शेक्सपियर के टाइम पे जो सोनेट चला करते थे उनको शेक्सपियरियन सोनेट बोला करते थे। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। एक होती थी शेक्सपियरियन सोनेट, एक होती थी पेटार्चन सोनेट, या फिर इटालियन सोनेट जिसको बोलते थे। ये मैं रफ में समझा रही हूँ, अगर फेयर चाहिए हो तो मैं आपका फेयर भी बता दूंगी इसका, ठीक है। ये हो गया तरीका है, 2 तरीके की सोनेट हो गई। अब जो है वो है, एक है जो सोनेट हुआ करती थी, 2 तरीके की सोनेट हो गई, ठीक है। अब अपने पास क्या है, 14 लाइन्स है। स्काई लार्क, द सी एंड द स्काई लार्क। आपने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपके पास सोनेट्स थी, उसमें भी शेक्सपियर की सोनेट्स थी।
सेल आई कंपेयर दी और कई सारी थी वो शुरू में, तो आपने आई थिंक वो पढ़ी होंगी। बट आपने पढ़ी थी तो आई डोंट नो कि आप लोगों को उस टाइम बताया गया या नहीं बताया गया। मैं नहीं जानती हूँ प्रीवियस जो आपके टीचर थे उन्होंने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, आई डोंट नो, और मेरे को मतलब भी नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मैं जो बता रही हूँ मेरे को उससे मतलब होता है, ठीक है। तो 14 लाइन्स हो गई। अब मैंने बोला है कि 2 टाइप होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2 टाइप किस तरीके के होते हैं, ठीक है, मान लेती हूँ। ये जो पोएम जो है आप इसको पढ़ोगे, इसमें इसका टाइप है, पहले जो होती हैं वो होती हैं 8 लाइनें, ठीक है, 8 लाइन, ठीक है। एंड दूसरी जो होती है वो कितनी होती है, 6 लाइन, ठीक है। ये हो गई 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए ना, 14 लाइन्स। एक तरीका ये होता है लिखने का पोएम को, और एक तरीका होता है उसमें हम लिखते हैं 4 लाइन्स, 4 लाइन्स के 3 स्टेंजा। तो 4 × 3 कितने हो गए, 12, और फिर होती है 2 लाइन्स, 2 लाइन्स का एक कपलेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कपलेट मीन्स होता है कपल से बना है, कपल मीन्स होता है जोड़ा, और कपलेट होता है कपलेट से होता है जोड़ा, ये होता है एक 2 लाइन का जोड़ा। तो कितनी, 12 और 2 ये हो गई 14, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। तो अब मैं आपको जो समझाना चाह रही थी, मैं वो ये समझाना चाह रही थी कि एक जो सोनेट होती है सी एंड द स्काई लार्क, इस टाइप की सोनेट है, ठीक है। इस टाइप की सोनेट का जो तरीका होता है उसमें पोएट जो पहले 8 लाइनें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है, किसी ने पढ़ा हुआ होगा पहले का तो उनको याद होगा, तो नहीं याद है तो सुन लो, ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स 8, ठीक है। एंड 6 लाइन्स मीन्स सस्टेट, 6 लाइन्स मीन्स सस्टेट। अब जो आपकी ये पोएम है ये इस टाइप की पोएम है, ठीक है, इस टाइप की पोएम जिसको पेटार्चन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट भी बोला जा सकता है। और शेक्सपियर के टाइम में जो सोनेट लिखी गई थी वो थी शेक्सपियरियन सोनेट। तो इनमें जो है 8 लाइन के अंदर पोएट एक किसी मुद्दे के ऊपर लिखता है, ठीक है, किसी मुद्दे पर लिखता है। बाकी की जो 6 लाइन होती है फिर उसी मुद्दे के ऊपर वो घुमा के दूसरी चीज लिखता है, ठीक है। ये इसके लिखने का तरीका होता है। मान लो कि मैंने एक सोनेट लिखी, ठीक है, 14 लाइन्स की सोनेट लिखी मैंने, उसमें 8 लाइनें मैंने कंपेयर किया किसी चीज़ से। जैसे इस सोनेट की बात ले लेते हैं, तो इसमें जो 8 लाइनें जो शुरू की उसमें उन्होंने एक इन्वायरमेंट, एक बैकग्राउंड शो किया है कि मैं समुद्र के किनारे घूम रहा हूँ, लहरें उठ रही हैं, लहरें आ रही हैं, समुद्र फैला हुआ है, समुद्र के बगल में सिटी है, जो भी शहर है जहाँ वो रह रहे थे वहाँ की बातें, कि राइट साइड में मेरे समुद्र की लहरें हैं, लेफ्ट साइड में एक स्काई लार्क, जो है स्काई लार्क एक पक्षी है जो, जैसे आपने चील या बाज वगैरह देखे होंगे उस तरीके का एक पक्षी जो आकाश में घूमता है आवाजें करता हुआ, ठीक है। तो एक तरफ से वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा है पहली 8 लाइन में। अगेन जो 6 लाइन है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, इसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं उस सिटी से, कि उस सिटी में भी, शहर में भी एक तरीके से लोग जो है वो किस तरीके से अपने जीवन को उस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, उनमें भी शोर शराबा है इस तरीके का। मतलब एक तरफ तो समुद्र की शांत लहरें आ रही हैं, एक तरफ तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक तरफ जो शहर जो बसा हुआ है उसका है। तो ये इस तरीके का होता है। तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सोनेट होती क्या है। मेन जो चीज़ है, कभी भी एग्जाम में अगर कभी भी आगे इन फ्यूचर आप अगर नेट पीजी की तैयारी करते हो या जो भी करते हो, तो आप लोगों को पूछा जाए हाउ मच लाइन्स इन ए सोनेट, देन यू कैन से देयर आर 40 लाइन्स, ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एंड हाउ मच टाइप ऑफ द सोनेट्स, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है, ये आपका कंफर्म होना चाहिए। अब आपको पूछ लेता है कि कैन यू एक्सप्लेन द सोनेट्स टाइप ऑफ द अनदर टाइप ऑफ द सोनेट्स, तो आप क्या दोनों सोनेट्स को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो? एब्सोल्युटली कर सकते हो, बिकॉज यू नो द 2 टाइप ऑफ द सोनेट इज दिस, one type of this and second type of this. In one type of sonnets have 18 line and 6 line, 18 lines called octave and 6 line called sestet. They combined again 14 lines and this is the sonnet. Okay, another side we can look here. There are 4 lines of 3 stanza. 3 stanza, it means one stanza have 4 lines. 4 lines means 3 stanza. 4 × 3 12 lines, there are 12 lines and the last is a couplet. Couplet have 2 lines, ठीक है, 12 and 2 14, there are
14 लाइन्स। तो ये आपके दो तरीके के सोनेट्स हो गई, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। आपको सोनेट समझ में आ गई होगी कि सोनेट होता क्या है, होती क्या है। मेन चीज़ जो है सोनेट की दो चीज़ है मेन, नहीं सॉरी, एक चीज़ है कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की होती है। तो ये जो सोनेट है वो किस टाइप की सोनेट है, अब हम इस मुद्दे पे आते हैं। ओके चलो, तो द सी एंड द स्काईलार्क इज ए सोनेट, ठीक है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आ गया ना जो मैंने बताया था, ये कौन सी है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट वॉज ओरिजिनली टाइटल वॉकिंग बाई द सी। इसका जो रियल टाइटल था वो क्या था, वॉकिंग बाई द सी। वॉकिंग मीन्स घूमना, एंड बाई द सी, सी मीन्स इट मीन्स द ओशियन। ओके, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द G.M. Hopkins. Okay, then now we can see here is this sonnets the sea and the skylark are described in the octave, ठीक है, octave आ गया जो मैंने बताया था, the first 8 lines. Okay, and another these are contrasted with man in the सस्टेट। मैंने बताया था कि जो सस्टेट है, जो 6 लाइन जो बात की, उनमें मनुष्य के जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको प्रदर्शित की गई है इसके अंदर, ठीक है। Then we can say here the sea and the skylark however does reflect the several of the qualities of the Hopkins. In this poem the poet Hopkins describe the many things of the doing by the man, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये पोएम जो है वो किस तरीके से लिखी गई है और कब लिखी गई थी। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इज वन ऑफ द लेजर नॉन पोएम्स, और ये पोएम लिखी गई थी, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में स्वीट में बता देती हूँ कि दिस पोएम वाज रिटन इन 1877। कब लिखी गई है, 1877, ठीक है। व्हेन द पोएट हॉपिंग्स आर lived there in another town, okay, of the few miles of the सेंट ब्यूनी कॉलेज। सेंट ब्यूनीस कॉलेज में जब वो पढ़ने गए थे अपने, जहाँ पे वो स्टडी करने गए थे, तो वहाँ पे वो 3 साल तक रहे थे, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे वो स्टडी करने गए थे वहाँ पे वो 3 साल तक रहे। 3 साल रहने के बाद में जब उन्होंने वहाँ पे 3 साल कौन कौन सी थी, इधर लिख देती हूँ मैं, 1874 टू 1877 अपनी स्टडी के दौरान जब वो 3 साल रहे तो उन्होंने वहाँ पे थियोलॉजिकल स्टडी करी, अपनी स्टडी करी। तो इन दिस पोएम द सी एंड द स्काईलार्क आर कंट्रास्टेड विथ मैन हुज डिस्टिनेशन सीम्स ऑफ द पोएट एविडेंस ऑफ द टेस्टलेस सी साइड टाउन। जब समुद्र के किनारे वो रह रहे थे, समुद्र के किनारे किसी शहर में जब वो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के जीवन की जो गतिविधियों जो टेस्टलेस थी एक तरीके से, उस चीज़ से वो प्रभावित हुए और उन्होंने ये पोएम लिख डाली, ठीक है। द पोएम इज द सोनेट, द पोएम इज द सोनेट। The theme of this sonnet is contrast between the life-giving purity of the nature and the sordidness. Sordidness means होता है निराशावादी civilization, जो अपने man is creating, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो निराशावादी संसार है उसको और नेचर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। The town mentioned in the poem is Ryle in Wales, but the poem is not attacked पर्टिकुलरली ऑन द टाउन ऑफ द वेल्स पीपल। वेल्स के जो पीपल है रहने वाले हैं उनको पर्टिकुलरली अटैक नहीं की गई है, मतलब उनके ऊपर नहीं लिखी गई है, लेकिन उन्होंने अपनी मनोदशा इस पोएम के द्वारा उन्होंने लिखी है, ठीक है। ये आ गया द सोनेट वाज रिटन इन 1877, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने बताया था जो वो आ गया, डेट आ गई। एंड दिस इज द Sea and skylark are the contrast with man whose destination seemed to the poet evident in the tasteless seaside town. Tasteless means होता है निराशावादी, जिसका टेस्ट नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है जिस जीवन में, उसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो देन वी कैन गो
here the our poem. ओके, तो नाउ वी कैन रीड दिस पोएम, देन अगेन हम पढ़ेंगे। तो हम इसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जितने सी एंड द स्काईलार्क, ठीक है। स्काईलार्क जो एक तरीके का पक्षी है जो पूरे वातावरण में घूमता है, ठीक है। ओके, ऑन ईयर एंड ईयर, हेयर ऑन ईयर एंड ईयर, ठीक है। तो द रेफरेंस इज द बोथ द ईयर ऑफ द पोएट। ईयर जो है, ईयर मीन्स होता है कान, ठीक है। हेयर द रेफरेंस ऑफ द बोथ ईयर ऑफ द पोएट्स, पोएट के दोनों कान, ठीक है, दोनों कानों के लिए कहा गया है। टू नॉइज, दो तरह की आवाज सुनाई देती है। टू ओल्ड टू एंड, टू ओल्ड टू एंड इट मीन्स कि जो बहुत ही पुरानी है, जो बहुत ही सदियों से सुनाई दे रही है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाली है। तो टू टाइप ऑफ द नॉइज, एक कान की तरफ दूसरी आवाज सुनाई दे रही है एंड एक कान की तरफ दूसरी आवाज सुनाई दे रही है। देन वी कैन से हेयर टू नॉइज ऑफ द वॉइस, पोएट हियर वन साइड राइट साइड एंड द अनदर साइड इज द लेफ्ट साइड। ओके, दिस इज नॉट हैप्पी टू यूज, ये एक मतलब अच्छे मूड के लिए यूज नहीं किया गया है। मोर एवर दिस इज नो नीड टू मेंशन बोथ द ईयर, यहाँ पे दोनों कानों के बारे में एक मतलब एक तरीके से बताया गया है कि सिर्फ दोनों कानों के बारे में बताया गया है, लेकिन रियल में उनके दोनों कानों के लिए नहीं कहा गया है। रियल में कहा गया है कि जो वॉइस है, जो आवाज है, जो वॉइस दो उनके दोनों तरफ, इट मीन्स हेयर द रेफरेंस ऑफ द टू साइड, बोथ साइड राइट साइड एंड द अनदर साइड इज द लेफ्ट साइड। पोएट हियर द सम साउंड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, वातावरण में वहाँ की कुछ आवाजें जो हैं जो पोएट को सुनाई दे रही है, और वो आवाजें कैसी हैं, जो बहुत ही सदियों से चलती आ रही है। टू ओल्ड टू एंड, ठीक है। टू नॉइज टू ओल्ड टू एंड internal sound, these is the internal sound, these are the internal sound, two noises which have been heard to the so long a time that they may be regarded as everlasting। एक तरीके से जैसे समुद्र की आवाज़ है और पक्षी की आवाज़ है जो बहुत सदियों से चलती आ रही है और जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। टू ओल्ड टू एंड, एंड मीन्स ख़त्म होना, बहुत ही पुरानी है और जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? पहली लाइन आपको समझाया मैंने, बहुत अच्छे से समझना और एकदम क्लियर एक एक लाइन का अर्थ समझना है। आगे है ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंच मीन्स जो वर्ड बना है वो ड्रेंच से बना है। ये वर्ड जो बना है, क्रंच बोल सकते हैं अपन, ड्रेंच बोल सकते हैं। क्रंच सुना होगा आपने, क्रंची जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कि हम कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे क्या होते हैं, क्रंची होते हैं, एकदम से कड़क करके आवाज़ आती है जिसमें से, ठीक है। तो उस वॉइस की लिए ये यूज में लिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द टू नॉइज मेक ए डीप इम्प्रेशन अपॉन द पोएट्स ईयर। द वर्ड ट्रेंच आल्सो कॉल्ड टू माइंड ड्रेंच एंड क्रंच, बोथ ऑफ विच आर रिवलेंट टू द सी वेव्स। जो समुद्र से उठती हुई जो आवाज़ है वो एक तरीके की कैसी आवाज़ है, वो क्रंची आवाज़ है। क्रंची मीन्स कि कानों में एकदम से लगना। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं या क्रंच करके आवाज़ आती है तो वो आवाज़ क्या लगती है, हमारे कानों में जाके लगती है, हमें एकदम से सुनाई देती है। तो समुद्र की लहरें जब उठ के आ रही हैं और पत्थरों से जब वो टकरा रही हैं तो उनकी जो वॉइस है, दीज वॉइस आर वेरी क्रंची, दीज वॉइस आर वेरी शार्पफुल। ओके, राइट साइड आ गया। पोएट के जो राइट साइड में है वो कौन सा है, सी वॉइस, ठीक है। हेयर वी कैन से द वॉइस ऑफ द सी वेव्स वॉइस, ठीक है, समुद्र की लहरों की आवाज राइट साइड। द टाइड मीन्स आपको पता है क्या होता है, टाइड मीन्स होता है राइट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट मीन्स फ्रॉम द पोएट्स राइट हैंड, पोएट के राइट साइड में, ठीक है। द टाइड हेयर टू यूज द मीन ऑफ द सी वेव, समुद्र की लहरें। यहाँ पे टाइड मीन्स अपन बोल सकते हैं जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं अपन, ज्योग्राफी में आप लोग इसको ज्वार भाटा बोलते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको लेते हैं किस चीज़ से, समुद्र की लहरें, ठीक है, समुद्र की लहरों से हम इस चीज को ले सकते हैं, ठीक है। द टाइड
It means the mean of the sea wave, okay, sea wave. Sea waves, okay. The ramps against the shore. Ramps means break against the seashore. Ramps means होता है suggest also such work as rampage and ram, जो लहरें समुद्र के किनारों से टकराती हैं. आपने देखा होगा रैम्प शो होता है. रैम्प शो कौन सा होता है? आप गर्ल्स हो इसलिए आप लोगों को पता होगा. रैम्प शो जो स्टेज के ऊपर हील्स पहन के जो कैटवॉक किया जाता है उसको बोलते हैं रैम्प शो. तो उसका नाम रैम्प शो क्यों पड़ता है? क्योंकि वो स्टेज के ऊपर हम चलते हैं एंड साउंड करते करते एक स्टाइल से चलते हैं. तो इन द सेम सेंस हेयर द सी वेव्स आर द रैम्पिंग ऑन ए स्टेज. ऐसे लग रहा है कि जैसे कि समुद्र की लहरें रैम्प करती हुई आ रही हैं और पत्थरों से टकरा के आवाज़ें निकाल रही हैं और वापस से वो वैसे जा रही है. रैम्प शो में आपने देखा है कि गर्ल्स आती हैं, फ्रंट में आती हैं एंड अगेन वापस में वापस में मतलब पलट के वो वापस से चली जाती थी. इन द सेम सेंस हेयर द रैम्प, ओके. टाइड द रैम्प, द टाइड दैट रैम्प्स अगेंस्ट द शोर, ठीक है. इट मीन्स कि जो लहरें हैं वो उस तरीके से आ रही हैं जैसे कोई रैम्प शो हो रहा है, आगे आ रही है, पत्थरों से टकरा रही है एंड देन अगेन दे आर गोइंग द बैक साइड, ओके. तो यू कैन नो अबाउट दिस लाइन, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गई 2 लाइनें. विथ ए फ्लड और ए फॉल. तो द शोर इज फ्लडेड व्हेन द वेव्स श्रिकिंग अगेंस्ट इट. फ्लड मीन्स होता है बाढ़, और जो आ रही है वो कैसे आ रही हैं? जैसे कोई बाढ़ की तरह आ रही हैं, बिल्कुल तेजी से आ रही है, लहरें आ रही हैं, आवाजें करती हुई आ रही हैं. तो दे आर लाइक ए फ्लड, ओके. लिविंग द शोर ड्रेंच बट नॉट फ्लडेड टिल द नेक्स्ट वेव कम्स. जब लहरें आती हैं तो पानी जो है तेजी से आता है और लहरों के जाने के बाद किनारा जो है वो सिर्फ क्या रह जाता है? गीला रह जाता है. और फॉल मीन्स वापस गिर जाना या फिर वापस से चले जाना. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से यहाँ पे. तो पानी चला जाता है और फिर अगेन लहरें आती हैं. अगेन मतलब ये सिस्टम जो है रैम्पिंग वाला जो सिस्टम है ये यहाँ पे चलता जा रहा है. लो लुल ऑफ or all roar. Here low lull of all roar, there is a lull or a pause after the waves shrink against the shore and then retreats. But when the next wave comes, there is all roar or a big noise. All roar means big noise, बड़ी आवाज, ठीक है. बिग नॉइज, ठीक है. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब लहरें आके टकरा जाती हैं, इस तरीके से लहरें बाढ़ की तरह लहरें आ रही है और वापस जा रही है, और जब लहरें आके टकरा जाती है तो कुछ मिनट के लिए वहाँ पे क्या हो जाती है? शांति हो जाती है. मतलब 1 सेकंड के लिए शांति होती है. आपने देखा है कि आप लोग सी साइड में कभी गए होगे तो आपने देखा होगा, अगर अदरवाइज नहीं गए होगे तो आपने मूवी में या टीवी वगैरह में देखा होगा, समुद्र की लहरें आवाज़ें करती हुई आती है और जब रिटर्न जा रही होती हैं तो वो एकदम शांत हो जाती है. तो देयर इज द लाइक थिंग, ठीक है. लुल ऑफ मीन्स क्या है? ऑफ हो जाना, मीन्स शांत हो जाना. बड़ी आवाज करते हुए बिग नॉइज के साथ आती है एंड देन अगेन दे आर लुल ऑफ. लुल ऑफ मीन्स बिल्कुल शांत हो जाती है वो, ठीक है. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. फ्रिक्वेंटली मीन्स तेजी से, या फिर फ्रिक्वेंटली देयर. द सी वेव्स विल कंटिन्यू टू फ्रिक्वेंट और विजिट द शोर. समुद्र की लहरें इसी प्रकार से आती जाती रहेंगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं. तो हेयर द पोएट से अबाउट द वेव्स आर फ्रिक्वेंटली. आना जाना उनका लगा हुआ रहता है. देयर वाइल मून मीन्स चंद्रमा, ठीक है. सेल वियर एंड वेंट. वियर बिकम स्मॉलर इन साइज. जब चांद छोटा होता है, सेल वियर मीन्स छोटा होना, ठीक है. जब चांद आकार में छोटा हो जाता है, वेंट मीन्स बड़ा होना, ठीक है. इट मीन्स चंद्रमा जो है, मून जो है, कभी वो जब छोटा होता है और जब वो बड़ा होता है, इट मीन्स द क्या बोलते हैं उसको अपन हिंदी में?
ग्रहण जिसको बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब चंद्र ग्रहण होता है तब जो समुद्र के ज्वार और भाटे आते हैं, ज्वार भाटा आपने पढ़ा हुआ है। तो चंद्र ग्रहण के समय तो दीज थिंग्स आर आल्सो मेंशन हेयर वाइल मून सेल वेव्स एंड वेंट, जब चंद्रमा बड़ा और छोटा होता है, इट मीन्स कि जब ग्रहण होता है तो उस टाइम पे वो समुद्र के किनारे की लहरें आती हैं और जाती हैं। तो ये चीज़ उसने बहुत ही अच्छे से मेंशन करी है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। वाइल मून सेन वियर एंड वेंट एज लॉन्ग एज द वैक्सिंग एंड द वेनिंग ऑफ द मून कंटिन्यू टू ऑक्योर, ठीक है। जब चंद्रमा का घटना और बढ़ना भी उसी तरीके से चलता रहेगा और समुद्र की लहरें भी उसी तरीके से हमेशा चलती रहेंगी, वो कभी भी नहीं रुकने वाली। वियर एंड वेंट इट मीन्स गेट टाइड्स, टाइड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। टाइड्स मीन्स होता है ग्रहण, ओके। टाइड्स, टाइड्स गेट टाइड एंड गो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्चिक यूज, ये पे एक तरीके से पुरानी भाषा का यूज में लिया गया है। तो द टाइड्स इन ओशियंस आर कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन विच मून एक्सरसाइज अपॉन देम एज लॉन्ग एज ए मून लेटेस्ट इन द स्काई द टाइड्स विल कंटिन्यू, जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक समुद्र में ये ज्वार भाटे आते रहेंगे, चंद्र ग्रहण होता रहेगा। तो इस तरीके से एवर लास्टिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए इसने पहले ये लिखा है टू ओल्ड टू एंड, जो बहुत पुराना चलता आ रहा है और जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी इसमें। तो एंड यहाँ तक ही आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे पूरी पोएम जो है, यहाँ तक पोएम को पढ़ लेना एंड पोएम की समरी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इस पोएम को पूरी कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंसल्ट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, एंड थैंक यू।